जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों अब रेलवे सरल सवालों को नहीं पूछ रहा है, उसने अपने सवालों को पूछने का जो तरीका है बहुत ही बदल दिया है। दोस्तों अब वो कैसे सवाल पूछ रहा है ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप रेलवे के अलावा कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर साइंस आती है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। दोस्तों देर किए हुए बिना आइए बात करते अपने पहले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो बीच वाली उंगली होती है वो क्या दर्शाती है। दोस्तों यह सवाल आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों अब ये परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला सवाल बन चुका है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है? विद्युत आवेश को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, चालक पर लगने वाले बल को दर्शाती है या घूर्णन गति को दर्शाती है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आज के बाद आप इस सवाल को भूलेंगे नहीं, इसकी गारंटी दी जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसको उत्तर को लेकर। दोस्तों मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्र बनाता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मान लीजिएगा ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा अंगूठा है, ऊपर ये हमारा अंगूठा है, ये अंगूठे के पास वाली दो उंगलियां हैं इस तरह से। ये हमारा बायां हाथ है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बायां हाथ है। अब हमसे सवाल पूछ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच वाली उंगली यानी कि दोस्तों ये वाली उंगली क्या दर्शाती है? तो आपको याद में रखना है जो बीच वाली उंगली होती है वो क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र को। और दोस्तों जो सबसे नीचे वाली उंगली होती है ये क्या दर्शाती है? विद्युत आवेश को दर्शाती है। क्या? विद्युत आवेश को। और दोस्तों जो हमारा अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है? ये चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। दोस्तों इसको आप नोट करके रखिएगा और दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से कुछ बनाइएगा कि आपका अंगूठा ऊपर रहे और दो उंगलियां सामने रहें। आपकी जो बीच वाली उंगली होगी वो क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। और जो नीचे वाली उंगली होगी वो क्या दर्शाएगी? विद्युत आवेश को दर्शाएगी। और दोस्तों जो अंगूठा हमारा होता है वो क्या दर्शाता है? चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के बाद आप ये सवाल कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ऊष्मीय परिवर्तन है, प्रकाश परिवर्तन है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों इस सवाल को देखते ही काफ़ी सारे लोग इसका जवाब गलत कर देते हैं, लेकिन दोस्तों आज के बाद आप इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। दोस्तों आप इसका उत्तर बताइएगा। आपको बता दें मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होता है, तो आपको याद में रखना है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है कैसे? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि मोमबत्ती का पिघलना, अगर आपसे पूछा जाता कि मोमबत्ती का पिघलना, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होता? भौतिक परिवर्तन। लेकिन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? मोमबत्ती का जलना वो कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों इनमें फ़र्क क्या होता है? दोस्तों आपको बता दें जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें जो अपनी वस्तु है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था में। और लेकिन दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें किसी वस्तु को हम प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिएगा दूध से दही का जमना, ये कैसा परिवर्तन है? ये दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। अब आपने दूध से दही जमा दिया, क्या आप उस दही से दूध बना देंगे? कभी नहीं बनेगा। तो दोस्तों कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन है। अब दोस्तों बर्फ का जल में परिवर्तित होना, दोस्तों ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों आप बर्फ से जल बना सकते हैं, जल से फिर से बर्फ बनाई जा सकती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों अगर लिखा होता कि मोमबत्ती का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन होता है? ये भौतिक परिवर्तन होता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वस्तु को छोटा आकार में देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का या फोकल लेंस का? क्या होगा आपका सही जवाब? किसी वस्तु को छोटा करके देखने में किस लेंस का प्रयोग होता है? दोस्तों लेंस का सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है। आज के बाद दोस्तों आप इस सवाल को गलत कभी नहीं करेंगे। दोस्तों वस्तु को छोटा आकार करने में देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आपको याद में रखना है अवतल लेंस का। दोस्तों आप लोग डेंटिस्ट के पास गए होंगे।
डेंटिस्ट जो होता है, वो दांतों का जो डॉक्टर होता है, वो आपके दांत देखता है, वो दोस्तों उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो कार का जो साइड मिरर होता है, जो पीछे के वाहन को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसमें किसका उपयोग होता है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। किसी वस्तु के बड़े आकार को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और किसी वस्तु के छोटे आकार को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों उत्तल लेंस का मान कैसा होता है, धनात्मक। कैसा, धनात्मक। ये दोस्तों 9 सितंबर की दूसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तल लेंस का दोस्तों जो उत्तल लेंस में कैसा होता है, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। और दोस्तों अवतल लेंस कैसा होता है, ऋणात्मक। इसको आप नोट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों यहाँ पर एक दो सवाल मैंने लेंस के रखे हुए हैं आप लोगों के सामने, जिससे कि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों किसी लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी दोस्तों वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, जल्दी से बताइएगा। 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों लेंस से हर प्रश्न ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके उत्तर को लेकर। दोस्तों आपको मैंने बताया था F बराबर क्या होता है, F बराबर R/2। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें क्या देके रखा हुआ, फोकस दूरी हमको 20 सेंटीमीटर की देके रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर की। हमसे क्या पूछा, वक्रता त्रिज्या पूछी गई है, R/2 पूछा गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 20 की 2 में गुणा कर दीजिएगा, 20 दूनी 40। तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40। R बराबर 40 सेंटीमीटर। ये लीजिएगा, आपका जवाब आ गया। दोस्तों इस सूत्र को आप याद कीजिएगा और दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे अगर फोकस दूरी पूछी जाती है तो दोस्तों आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपसे R का मान पूछा जा सकता है तो आप इस तरह से R का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और दोस्तों परीक्षा में छपने वाला सवाल है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु का कार्य करना, तारों का टिमटिमाना, मृग मरीचिका का दिखाई देना। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। आपको बता दें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आपको याद में रखना है तारों का टिमटिमाना। दोस्तों ये कैसा उदाहरण है, ये अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन सा, तारों का टिमटिमाना। दोस्तों हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु का कार्य करना, प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर, और दोस्तों मृग मरीचिका का दिखाई देना, ये सब दोस्तों किसके उदाहरण हैं, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। लेकिन दोस्तों ये किसका है, ये अपवर्तन का है। कौन सा दोस्तों, तारों का टिमटिमाना, ये अपवर्तन का उदाहरण है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों हाई स्कूल, इंटर, कोई सा भी आप एग्जाम देने जा रहे हों या दोस्तों कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हों, आपको ये सवाल एक नॉर्मल रूप में देखने को मिलता ही है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। Na2CO3 10H2O, NaHCO3 CaOCl2 या CaSO4 2H2O। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद में रखना है NaHCO3। नोट कीजिएगा दोस्तों इसको, खाने के सोडे का। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि धोने के सोडा यानी कि धावन सोडा, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है धावन सोडा, तो दोस्तों आपका सही जवाब क्या होता है, ये वाला Na2CO3 10H2O। ये किसका होता है, धावन सोडा, धोने का सोडा। दोस्तों ये किसका, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में किसका उपयोग करते हैं, Cl2 गैस को प्रवाहित करते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब दोस्तों CaSO4 2H2O ये किसका है, तो ये जिप्सम का है। किसका दोस्तों, जिप्सम का। इसको भी आप नोट कीजिएगा। खाने के सोडे का कौन सा है, तो आपको NaHCO3। और दोस्तों धावन सोडा, धोने का सोडा कौन है, Na2CO3 10H2O। और दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है, CaOCl2। और दोस्तों CaSO4 2H2O किसका है, ये जिप्सम का सूत्र है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा।
दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ती है या दोस्तों हाइड्रोजन निकलती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगर ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होगा? तो अपचयन होगा। दोस्तों इसको कॉन्सेप्ट को याद में रखिएगा, आपसे ग्रुप डी की परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अगर कहीं पर भी केमिस्ट्री आती है तो वहाँ पर अम्ल और क्षार का जो टॉपिक है वहाँ से सवाल 100% उठाया जाता है। दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या मौलिक अम्ल पाया जाता है? क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, सिरका होता है उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? एसिटिक अम्ल। अब दोस्तों टार्टरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों खट्टे पदार्थों में, इमली वगैरह उसमें पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? इमली, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल कहाँ होता है? चींटी में पाया जाता है। आप दोस्तों जानते होंगे लाल वाली चींटी एक बार काट लेती है तो दोस्तों वो कौन सा अम्ल छोड़ देती है? फॉर्मिक अम्ल। मौलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद में रखना है दोस्तों, यह सेब में पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। और दोस्तों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल को लेकर है, यदि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है तो वह कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब? पीएच मान अति महत्वपूर्ण। इसकी पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यदि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है तो वह कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या दोस्तों उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों ये पीएच पैमाना है मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बीच में क्या होता है? ये 7 होता है। ये 7 ये कैसा होता है? ये उदासीन, न्यूट्रल होता है। और दोस्तों इधर भी इसके कुछ खाने होते हैं, इधर भी कुछ खाने होते हैं। अब बताइएगा दोस्तों, 7 से आगे जाएगा तो कैसा होगा? 7 से पीछे आएगा तो कैसा होगा? दोस्तों अगर आपको बता दें, यदि किसी तत्व का पीएच मान 5.4 है यानी कि दोस्तों 7 से कम है तो कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। नोट कीजिएगा इसको। अगर दोस्तों 7 से अधिक जाता है यानी कि 7.1 या 7 से ऊपर जो भी चला गया वो कैसा हो जाएगा? वो क्षारीय हो जाएगा। जैसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो दोस्तों रक्त कैसा होता है? रक्त दोस्तों हल्का क्षारीय होता है। अगर दोस्तों मान जो है 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। अगर दोस्तों 7 होगा तो कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है? पूरा 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डोबेर्नियर ने किया है, न्यूलैंड ने किया है, पाउली ने किया है, न्यूमैन ने किया है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, यह सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत बार आ चुका है। दोस्तों अष्टक का नियम किसने दिया है? न्यूलैंड ने दिया है, डोबेर्नियर ने दिया है, पाउली ने दिया है, न्यूमैन ने दिया है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, अष्टक का जो नियम है वो किसने दिया? वो न्यूलैंड ने दिया है। कौन ने? न्यूलैंड ने। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों डोबेर्नियर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम दिया है। कौन सा दोस्तों? त्रिक नियम। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों पाउली ने कौन सा नियम दिया? इन्होंने अपवर्जन का नियम दिया है। कौन सा दोस्तों? अपवर्जन का नियम दिया है पाउली ने। और न्यूमैन ने किसका नियम दिया? यार न्यूमैन किससे संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पौधों में जल तथा खनिज पदार्थ का संवहन कौन करता है? जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, ऊतक करता है, क्लोरोफिल करता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों पौधों में जो जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा, फ्लोएम करेगा, ऊतक करेगा या क्लोरोफिल करेगा? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, यह सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का संवहन कौन करता है? जाइलम। इसको आप नोट कर कीजिएगा। और दोस्तों भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करेगा? फ्लोएम। दोस्तों अगर आपसे भोज्य पदार्थ बोला जाता है तो आप फ्लोएम लगाएंगे, लेकिन आपसे अगर जल की बात की जाती है तो आप जाइलम लगाएंगे। दोस्तों ऊतक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको आप नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, प्रोटीन के विषय में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ग्रुप डी में अब ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सब प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, प्रोटीन के लिए एक अलग आरएनए होता है, यानी कि दोस्तों प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक आरएनए होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक आरएनए होता है। तो दोस्तों आपका कथन कौन सा असत्य होगा, इनमें से जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें प्रोटीन के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो आपको याद में रखना है कि जो सभी प्रोटीन होते हैं वह एंजाइम होते हैं। ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि दोस्तों ये तीनों सही हैं आपके, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सही बात है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, सही बात है। प्रोटीन प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक आरएनए होता है, सही बात है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आपसे ये 3 सवाल हैं, 3 में से कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य की प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, साइंस का दोस्तों फेवरेट सवाल है। मस्तिष्क करता है, मेरुरज्जु करता है, नर्वस सिस्टम करता है या न्यूरॉन करता है, क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों मनुष्य की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रित करेगा, मस्तिष्क करेगा, मेरुरज्जु करेगा, नर्वस सिस्टम करेगा, न्यूरॉन करेगा, क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें मनुष्य की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको मस्तिष्क नियंत्रित करता है, और दोस्तों उसके अलावा दोस्तों जो भी क्रियाएं होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु, यानी कि दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। अब दोस्तों आपको बता दें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या हैं। आप कहीं पर खड़े हैं, सडनली आपकी तरफ बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आ रही है, आप एकदम पीछे हट जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मान लीजिएगा आप एक दीवार के पास खड़े हैं, अगर आपकी तरफ कोई गेंद तेज़ी से फेंकता है तो आप बिना कुछ सोचे समझे पीछे के लिए सर करेंगे और आपका सर दीवार में लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क करता है। ये होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। दोस्तों मस्तिष्क अगर जिन प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है उसमें आपको हानि होने की संभावनाएं होती हैं, यानी दोस्तों आपको चोट लगने की संभावना होती है, क्योंकि दोस्तों वो आपका मस्तिष्क बिना कुछ सोचे समझे आप एकदम से रिएक्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों जो मेरुरज्जु होता है उससे संबंधित जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं दोस्तों, यानी कि उसका जो कंट्रोल होता है उससे आपको कोई हानि नहीं होती है। आप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य की जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है, मस्तिष्क करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पित्त रस का श्रावण यकृत में होता है, प्रोटीन का पाचन प्रमुख रूप से आमाशय में होता है, या वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको मैं दोस्तों बताऊं ये सारे के सारे कथन सही हैं, कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। यानी कि दोस्तों आपका जवाब क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। आपको केवल प्रश्न उत्तर बताना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपको पूरी जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों पित्त रस का श्रावण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रोटीन का पाचन प्रमुख रूप से कहाँ होता है, आमाशय में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। यानी कि दोस्तों सवाल एक है लेकिन दोस्तों उसमें 3 सवाल छिपे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है। बहुत ही फेवरेट सवाल और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों वायुयान का जो संचालन है वो कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है, मध्य मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है, या समताप मंडल में होता है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें जो वायुयान होता है उसका संचालन कहाँ होता है, आयन वो समताप मंडल में होता है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में होता है। दोस्तों इसी मंडल में क्या O3 ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों आयन मंडल में क्या होता है, जो रेडियो संबंधित जितने चीज़ें होती हैं यानी कि दोस्तों संचार संबंधित वो सब कहाँ होती हैं, वो सब आयन मंडल में होती हैं। मध्य मंडल क्या होता है, सबसे ठंडी परत। दोस्तों सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल है दोस्तों जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जितनी होती हैं, पानी का बरसना, ओले का पड़ना, जो भी कुछ है वो सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती है। वायुयान का संचालन कहाँ पर होगा, समताप मंडल में होगा, यानी कि दोस्तों जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा
और दोस्तों कमेंट कर कर बताइएगा आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला है। आपने इस 20 से 22 मिनट की वीडियो के अंदर कुछ सीखा है कि नहीं। अगर दोस्तों आपने सीखा है तो ईमानदारी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़, आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगी। दोस्तों यहाँ से 15 से 20 सवाल नहीं मिलते हैं आपको दोस्तों यहाँ से 40 से 50 सवाल आपको दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अपना जो साथ है, अपना प्यार है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।